ठीक है, हमारे पास जो 8 है वो आपकी पोएम है पीस। चैप्टर नंबर 9 है सिलेक्टिंग द राइट करियर। 10 पे है अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। चैप्टर नंबर 11 है क्रिएट एक्सपेक्टेशंस। 12 पे है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। 13 पे फेथफुलनेस। तो आपके पास बेसिकली 13 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपकी 3 पोएम्स हैं और बाकी आपकी स्टोरीज होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पेपर पैटर्न की तरफ। तो पेपर पैटर्न जो होगा आपका 2 टाइप का होगा, उसमें 2 टाइप के सेक्शंस होंगे। फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि बेसिकली आपको एमसीक्यूज आएंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा। उसमें आपने चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने क्या करनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की आपको 5 एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिसमें से आपको सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी होगी। तो ये 5 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा आपका क्वेश्चन। और जो आपके पास नेक्स्ट इसी के अंदर एमसीक्यूज की मैं बात कर रही हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। ये एक्चुअली स्पेलिंग से रिलेटेड होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। ये होगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो भी 5 मार्क्स का होगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, आपके पास 5 सेंटेंसेस होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी। तो उसमें से आपने जो वर्ड होगा सिनोनिम्स यानी सेम जो वर्ड्स होंगे, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होंगे, और एंटोनिम्स क्या होता है जो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपने सॉल्व करना है, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और इसके बाद आपके पास आएगा 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या होगा, करेक्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ये भी 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होगा कि आपके पास 5 एमसीक्यूज आएंगे, आपने करेक्शन करनी होगी वर्ड्स की अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ये आपका अगर इसको टोटल काउंट किया जाए तो ये आपके पास 19 मार्क्स बनते हैं। इसके आपके पास 19 मार्क्स बनते हैं। तो आपके पास जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा पेपर का, वो कितने मार्क्स का हो गया, 19 मार्क्स का। इसके बाद इसकी टाइमिंग आई थिंक 20 मिनट्स होती है। 20 मिनट्स के बाद आपने इसको रिटर्न करना होता है, एमसीक्यूज वाला जो होता है। 9th में भी ये आपने देखा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो है सब्जेक्टिव। इसमें सेक्शंस होंगे। तो सब्जेक्टिव में सेक्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे मैंने इसको 2 लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहला जो हमारा पार्ट था ऑब्जेक्टिव का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, और उसके बाद जो हमने सॉल्व किया वो है क्वेश्चन नंबर 2। सब्जेक्टिव पार्ट है सेक्शन नंबर 1 का। सेक्शन नंबर 1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। आपने उसमें से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने होंगे। आपकी जो शॉर्ट स्टोरी, आपकी स्टोरीज होंगी, पोएम्स होंगी, उनमें से ही आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होंगे। आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे। 8 क्वेश्चन यानी आपके पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस होगी, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और ये किस में से आएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में से ही। आपने इसको माइंड में रखना है कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो चॉइस पे होंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 होगा आपके पास। सेक्शन नंबर 2 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से होगा कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और दिस वन क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सेक्शन 2 में क्या होगा, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में से ही होगा। वो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी कि आपकी चैप्टर्स में से ही, आपकी किसी स्टोरी में से ही एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। आपने क्या करना होगा, उसको उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। अगर आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, या तो आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में,
जहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास एक दूसरी चॉइस भी है, ऑप्शन भी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के से बिलोंग करते हो या उसको ट्रांसलेट नहीं करना चाह रहे उर्दू में, तो आपने क्या करना होगा, उसको इजी वर्डिंग में पैराफ्रेज कर देना। पैराफ्रेज का क्या मतलब होता है कि इंग्लिश को हम इजी वर्डिंग के अंदर पैराफ्रेज कर देते हैं। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, आपने ट्रांसलेशन करनी है। पैराग्राफ होगा आपके पास छोटा सा, किसी भी स्टोरी से आएगा, और उसकी आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन करनी है, या फिर आपने उसको सिंपल वर्डिंग में इंग्लिश में ही उसको पैराफ्रेज करना है उस पैराग्राफ को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया है, जो कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये भी बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। इसमें आपने क्या करनी है, पोएम की समरी लिखनी है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में 3 पोएम्स हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कौन सी वो पोएम्स हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डेमो दिया हुआ है, द रेन, ठीक है। मैंने जस्ट आपको इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, आप इसको देखें। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम द रेन बाय विलियम हेनरी डेविस, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन भी 2 ऑप्शंस पे होगा, या तो आप उसकी समरी करेंगे, आपको समरी आ सकती है पोएम की, आपको इजी लगे आप वो कर लो, उसको सॉल्व कर लो। अगर इजी ना लगे तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन इसी में होता है, पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन्स इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, लाइन्स तो मैंने नहीं दी हुई अभी, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि आपके पास रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, इंग्लिश पेपर में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कुछ लाइन्स यानी स्टांसास दे दिए जाते हैं। आपने उसको क्या करना होता है, उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। फिर मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसमें वो बेसिकली हमारी जो पोएम्स होती हैं उसी में से आता है, ठीक है। 3 पोएम्स जो हैं उसी में से आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने लिखनी होगी किसी भी पोएम की, जो गिवन पोएम आपको दी जाएगी उसकी आपने लिखनी होगी समरी। अगर आप समरी लिखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन जो होगा आपके पास वो क्या होगा कि आप उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि आपको किसी दूसरी पोएम की, इसी पोएम में से नहीं आएगा, किसी दूसरी पोएम की किसी दूसरी पोएम का स्टांजा दिया जाएगा, आपने उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है। अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या करना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपने अब पोएम का नेम, जो भी आपको लाइन आएंगी, स्टांसा आएगा, आपने इसको पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि ये किस पोएम से लिया गया है। उसमें आपने ये देखना है राइट पोएट का नाम क्या है, उसके नेम के स्पेलिंग्स, और उसके बाद उसकी जो पोएम का नेम होगा वो आपने एक्यूरेट लिखना है। इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आप इस क्या करते हो कि किसी दूसरी पोएम का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दे देते हो, किसी दूसरी पोएम का नेम लिख देते हो, या फिर किसी गड़बड़ कर देते हो सही नाम लिखने में पोएट का, तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहे कितनी भी अच्छी कर लें उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर आपका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे को तो यही नहीं पता कि ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट किस पोएम में से आया है। तो इसलिए ये गलती आपने नहीं करनी, आपने अपनी तमाम पोएम्स को, जो 3 पोएम्स हैं, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके राइट पोएट का नाम और उस पोएम का नाम अच्छे से मेमोराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास है, ये अब आपके टेक्स्ट में से नहीं आएगा, ये आपका पार्ट बी कह लें, ग्रामर का जो पोर्शन होता है वहां से आता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स। आपको एक ऐसे लिखना होता है जिसमें 150 to 100 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है। आपने इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिखना होता है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब ये जो है
ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ताकि आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने इसको दिया हुआ है। आप देखें आपके पास 3 तरह की चॉइस होंगी, 3 आपके पास टॉपिक होंगे जो आपको बेहतर लगेगा आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। यानी आपके पास A, B, C 3 ऑप्शंस होंगे। इन तीनों ऑप्शंस में से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस पर ऐसे लिखना है, ठीक है। और आपकी वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, 150 to 200 वर्ड्स। आपने ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है पेपर सॉल्व करते हुए इसको माइंड में रखना है कि हमने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है और अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। ये हमारे पास 150 to 200 वर्ड लिमिट है। आपने इसके अकॉर्डिंग अपना ऐसे स्टार्ट करना है, साथ में आपने अपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगी। आपने किसी एक टॉपिक पे जो आपको बेहतर लगता हो कि आप बेहतर तौर पे लिख सकते हैं तो उसको अटेम्प्ट करने के बाद आपने पेपर को ऐसे स्टार्ट कर देना है। अच्छा, इसमें भी एक मज़े की बात ये होती है कि आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। ये देखें जहाँ पे और आ जाए तो आपके पास एक और ऑप्शन होती है, या तो आप इस पार्ट को सॉल्व कर लो या फिर ये करना होता है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है। या आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे या फिर आप पैराग्राफ अटेम्प्ट करेंगे। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स। अब इसकी वर्ड लिमिट इससे डिफरेंट होगी, 100 to 150 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। पैराग्राफ जो होगा वो एसे के निस्बत थोड़ा सा शॉर्ट होगा। आपको पता चल गया होगा कि इसकी वर्ड लिमिट जो है वो मैक्सिमम 150 है, जबकि एसे थोड़ा सा लॉन्ग होता है पैराग्राफ से, तो उसकी वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स, ठीक है। इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, A, B, C, यानी आपको 3 तरह के पैराग्राफ दिए गए होंगे, 3 तरह के टॉपिक्स होंगे आपके पास, और जो आपको बेहतर लगता हो आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब दोबारा से मैं आपको बताती चलूँगी, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी टेक्स्ट बुक में से आता है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास चॉइस होती है, या आप अपनी समरी अटेम्प्ट कर लेते हो या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखते हो। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो ऐसे पे कॉन्सिस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि या तो आप उसमें आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर पैराग्राफ, और उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। यानी ऐसे जो होता है वो लॉन्ग होता है, जबकि आपका पैराग्राफ जो होता है वो उससे शॉर्ट होता है। और आपके पास ऑप्शन सेम होती है, 3 ऑप्शंस होती हैं जिसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा। चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी ग्रामर का पोर्शन होता है, जो आप ग्रामर करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन होता है आपके पास। इसमें आपको 8 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं। उन 8 सेंटेंसेस में से आपने 5 जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। वी हैव टू अटेम्प्ट इट आउट ऑफ 8 सेंटेंसेस, यानी आपके पास 8 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और उसमें से आपने सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी आपको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेयर ऑफ वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी हर पॉइंट को, जो आपके पेपर का पार्ट है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ कि पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। तो आपने क्या करना होता है कि आपके पास 8 पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, आपने उसके सेंटेंसेस बनाने होते हैं, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। अगर आपके पास 8 हैं तो आपने उसमें से 5 को अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये होता है कि आपने ट्रांसलेट
करना होता है, पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ दे दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा उर्दू में। ठीक है, पहले आप देखिए कि एक क्वेश्चन था आपके पास, आपने ट्रांसलेशन करनी थी पैराग्राफ की। ठीक है, या फिर उसको रिफ्रेश करना था इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास उर्दू का एक पैराग्राफ होगा, आपने इसको करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो क्या है इसमें भी आपके पास ऑप्शन होगी, ये देखें जहाँ पे और का पॉइंट आ रहा है, आपके पास एक ऑप्शन होगी, इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। या तो आप इसको अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, अगर आपको इजी लगता है, आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना इजी लगता है, ट्रांसलेट करना इजी लगता है, तो आप इसको कर लें अटैम्प्ट। या फिर मोस्टली जो बच्चे इसको नहीं अटैम्प्ट करना चाहते उनके लिए इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दे दिया जाता है ऑप्शन पे, चॉइस पे, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तानी वुमेन। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि वो आपको कोई से टॉपिक पे कुछ सेंटेंसेस दे देंगे कि आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये हमारा पेपर पैटर्न जो था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इसका कंटेंट देखा था कि हमारे पास जो इंग्लिश का जो, एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज करके बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा कंटेंट क्या था। टेक्स्ट बुक में हमने क्या क्या पढ़ना है, तो वो आपके पास 13 चैप्टर्स हैं, आपने 13 चैप्टर्स को देखना है, जिसमें से आपकी 3 पोइम्स हैं, 3 पोइम्स हैं आपके पास और बाकी जो आपके पास 10 जो है स्टोरीज होंगी। स्टोरीज में से क्या आएगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और आपने ट्रांसलेट करना होगा, एक पैराग्राफ आपको आएगा, उसको इंग्लिश टू उर्दू करना होगा। और जो पोइम्स होंगी उसमें से आपकी समरी का क्वेश्चन आएगा या फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का एक क्वेश्चन आएगा। पेपर पैटर्न पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, उसके बाद मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया है कि पेपर पैटर्न हमारा क्या होगा। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। 2 पार्ट्स पे होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हम बोलेंगे, उसमें कुछ आपकी ग्रामर से रिलेटेड होगा। तो वो मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिया है, जो 19 मार्क्स का होगा और आपने उसको 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। ठीक है, 20 मिनट्स में आपने उसको सॉल्व करना है। 20 मिनट्स के बाद आपसे ये जो एमसीक्यूज वाला पार्ट होगा, पेपर होगा, वो आपसे ले लिया जाएगा और आपको सब्जेक्टिव पार्ट दे दिया जाएगा। सब्जेक्टिव में आपने क्या करना है, आपके पास सेक्शन, ये सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन नंबर 1 में क्या है, आपने क्या करना है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको आंसर क्वेश्चंस होंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में से आएंगे, वो आपने सॉल्व करने होंगे। वो आपके पास 8 होंगे, लेकिन आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5। ठीक है, 5 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी जो 3 होंगे वो आपकी चॉइस पे होंगे। और सेक्शन नंबर 2 देखें। अब सेक्शन, अब मैंने ये दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ आए वो दोबारा से इसे देखें कि सेक्शन नंबर 2 में क्या होगा। पहले में आंसर क्वेश्चंस हैं, दूसरे में ट्रांसलेशन है। अगर ट्रांसलेशन नहीं करना चाह रहे तो आप उसको इजी वर्डिंग के साथ इंग्लिश में पैराफ्रेज कर दें, यानी इजी वर्डिंग में आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपके पास, वो होगा समरी का क्वेश्चन, जो एग्जैक्टली आपकी उसमें से आएगा, पोइम्स में से आएगा। आपने उसमें से या तो समरी अटेम्प्ट करनी है या फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऐसे होगा। ऐसे में आपने क्या करना है कि आपके पास 3 ऑप्शंस होंगी, 3 ऐसेस आपको दिए जाएंगे, उसमें से जो आपको बेहतर तरह पे आता हो आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा, इसमें भी क्या होगा कि आपके पास चॉइस होगी, या तो आप अटेम्प्ट करेंगे अपना ऐसे या फिर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे पैराग्राफ। तो जो आपको इजी लगे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो है
वो आएंगे चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म। तो ये बेसिकली इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। ये भी आपके पास 8 सेंटेंसेस आएंगे जिसको आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। ये आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ये यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस, ठीक है। आपने पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं, जो सेम वर्ड्स दिखने में जो सेम होते हैं उसे हम कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पेयर ऑफ वर्ड्स में क्या करना है, क्या आपके पास 8 होंगे, आपने उसको 5 जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं जो